हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम देख रहे थे हमारे क्लास 10th का अर्थशास्त्र या आर्थिक विकास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2, जो क्या बात करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में बात करता है। यानी इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हमने देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये सारे सेक्टर हम देख चुके। अब चलिए उसके बाद हम आगे बात करेंगे। हमने आलेख 1 देखा, आलेख 2 देखा, आज हम आलेख 3 देखने वाले हैं। तो आलेख 1, 2 में सॉरी, हमने क्या देखा था, एक बार हम वो भी रिमाइंड देख लें। रिमाइंडर अगर हम देखें हमारे आलेख 1 का, तो भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की क्षेत्र की जो हम बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा था किस तरह से जो है सकल घरेलू उत्पादन में जो उपयोग है वो किस तरह से था। वो हमने यहाँ पे देखा, 2 वर्षों के आंकड़े देखे और उनमें जो है तुलना करी। फिर उसके बाद तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ना भी देखा, और आलेख 2 में हमने यही बात करी कि तृतीय क्षेत्र का महत्व जो है बढ़ गया और कृषि का महत्व कम हुआ, क्योंकि कृषि के लोग तृतीयक में चले गए, वहां से कम हो जाएगा। अब आ जाइए आपका आलेख नंबर 3। तो आलेख नंबर 3 क्या बात करता है? तो आलेख नंबर 3 कहता है कि भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य बताइए कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पादन में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जितने भी क्षेत्रक है उनकी हिस्सेदारी में जो है परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हमने जो बाकी चीजें देखी थी उसके बाद हम यही बात कर रहे थे कि भाई लोगों की भागीदारी क्या है। उसमें हमने सकल घरेलू उत्पादन में भागीदारी के बारे में बात करी, तृतीय क्षेत्र में बढ़ने वाली। अब अगर हम देखें भारत के संदर्भ में, एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पादन में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है धीरे धीरे, जो हम लोग भी देखा। फिर भी रोजगार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ। तो हिस्सेदारी तो बड़ी है, तृतीय क्षेत्र का जो है ज्यादा इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, मगर क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? तो वही देखने की बात है। सॉरी। तो आलेख 3 में हम यही देखेंगे, वर्ष 1977-78 के यहाँ पे आंकड़े दिए और वर्ष 2003 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो 2017-18 और वर्ष 2003 की भी बात यहाँ पे करी गई है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन है? वही नियोक्ता है। कौन? आपका द्वितीयक क्षेत्र, सॉरी आपका जो है कौन प्राथमिक क्षेत्र में आज भी सबसे ज्यादा रोजगार है। यहाँ पे देखिए, एक समय था 1977, तब हमारी आबादी का 71% सॉरी 74% हिस्सा था वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहा। फिर कुछ हुआ, पॉलिसियां बदली और इकोनॉमी थोड़ी खोली गई, और फिर अब जानते हैं 1991 में इकोनॉमी खोली थी हमारी, अर्थशास्त्र हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं वो बदली थी। उसके बाद हमारे क्या आया? प्राइवेट सेक्टर एंटर हुआ और होते ही 18 से तृतीय क्षेत्र हो गया 31 और 11 से द्वितीय क्षेत्र हो गया कितना? 25 और 71 से 44 में जो है कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब 44% लोग जो है उन्हें रोजगार मिला कृषि में, 25% लोगों को कहाँ पे मिला? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में, और 31% लोगों को टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में रोजगार मिला, सेवा करने का मौका मिला। तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ से पता लग रही। तो ये हो गया आपका क्या? आलेख नंबर 3। तो इस तरह से आपने अपना आलेख नंबर 3 भी देख लिया। अब यहाँ पे चलिए, तो प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? कि भाई प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं बढ़ा है? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में सॉरी रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। सॉरी, तो क्या हो रहा है कि रोजगार के पर्याप्त अवसरों का जो सृजन है वो इन दोनों क्षेत्रों में नहीं हुआ।
तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, जो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब यद्यपि क्या हुआ कि इस अवधि में वस्तुओं और औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि, क्योंकि जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें 3 गुना से ज्यादा आपको वृद्धि मिलेगी। अब तृतीय क्षेत्र भी इस वजह से बढ़ा, क्योंकि सारी पहुंचाने की काम तो किसको था, तृतीय क्षेत्र को था, सेवा देनी थी। पर यह भी यही बात लागू होती है इस पर भी, और ये बढ़ा। अब सेवा क्षेत्र में उत्पादन में क्या हुआ, 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। तो भाई इसमें आप देखिए सेवा क्षेत्र में तो उत्पादन तो 14 गुना बढ़ गया, मगर रोजगार 5 गुना से भी कम बढ़ा। यानी इसमें रोजगार बढ़ा तो सही प्रत्येक में, मगर कम बढ़ा। ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। भाई आज भी रोजगार कृषि ही चलाता है हमारे भारत देश में। 2017-18 का डाटा है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो ये चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, आपसे जो है पूछी जा सकती है। अब चलिए आ जाइए आगे। तो परिणतः या परिणामतः क्या हो रहा है कि देश में आधे से ज्यादा या आधे से अधिक श्रमिक जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, रोजगार ले रहे हैं, मुख्यतः कृषि कर रहे हैं। अब जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान लगभग 1/6, यानी बहुत कम है। इसकी तुलना में द्वितीय व तृतीय क्षेत्र का जो सकल घरेलू उत्पादन है, हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में, उसमें जो है सकल घरेलू उत्पादन में जो है उनका हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। अब परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, कम लोगों को जो है रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? बताइए, तो जितने भी श्रमिक हैं क्या वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है हमारे लिए कि भाई ऐसा है या नहीं। अब क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं या फिर उन्हें मजबूरन लगा रहना पड़ रहा है? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि के क्षेत्र से हटा देते हो तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी यानी इतनी नहीं है, यानी ये ऐसी बेरोजगारी है जो अगर हटा भी दी जाए तो भी इकोनॉमी में उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप यहाँ देख रहे हैं बहुत ही कम इसका इकोनॉमी में योगदान है। यानी अगर कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दे तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन। अब सकल घरेलू उत्पादन को मैं जीडीपी कहूंगा, समझ जाइएगा। ये सारी चीजें जो है होती। तो अगर कृषि क्षेत्र में कुछ लोग होने चाहिए मगर कुछ ज्यादा ही, इस वजह से अगर कुछ हटा भी दे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो अल्प बेरोजगारी में है, अल्प बेरोजगारी में। तो एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं। एक छोटा लक्ष्मी है, उसका उदाहरण लेते हैं हम। वही किसान है जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, यानी वो सिंचित नहीं हुई भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई करनी है तो कैसे करेंगी, सिर्फ वर्षा से ही हो पाएगी, उसी पर ही जो है वो निर्भर है। ये रही लक्ष्मी, जमीनें 2 हेक्टेयर की उसके बाद, मगर वो किस पर निर्भर है, वर्षा पर निर्भर है। और ज्वार एवं अरहर जैसी फसलें क्या करती है, उपजाती है। ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। वो जो भूमि है उस पर क्या करते हैं, वो वर्ष भर काम करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है, इस वजह से जो है वो इस तरह के काम किया करते हैं। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, बिल्कुल कोई बेकार नहीं है, परंतु
वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित सॉरी उनका जो श्रम प्रयास है वो क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उन्हें खेती करनी में अगर वो वर्षा पर निर्भर है सिंचाई मोहित नहीं कर सकते। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, इस तरह की बेरोजगारी को हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। क्या है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन लोगों की जो है ये बेरोजगारी है। सॉरी, वे जो है बेकार बैठे हुए, ऐसे लोग खुली बेरोजगारी भी कहते हैं इनको, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। और बेकार बैठे हुए हैं और अलग है, इस वजह से हम इन्हें जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अलग भी है, इस वजह से प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बेकार बैठे हुए हैं, खुली बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी, सारे के सारे जो है आप इन लोगों को कह सकते हैं जो रोजगार में तो है मगर अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं या कम कमा पा रहे। सॉरी, अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम है। कौन है, एक और भूस्वामी। अभी हमने लक्ष्मी की बात करी, अब हम सुखराम की बात करेंगे। भाई एक भूस्वामी है, कौन, सुखराम। वो आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या दो सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। क्या करता है भाई, उसके जो परिवार के दो सदस्य हैं, एक है या दो है, उनको जो है भाड़े पर वो ले जाता है। किसके लिए, जमीन पर कार्य करने के लिए। कौन, सुखराम, लक्ष्मी के परिवार के सदस्यों को। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूंकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चलने जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। ये खेत में जा रहे हैं किसी और के काम करने के लिए, मगर कहीं और भी जा सकते हो। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। तो अगर कुछ लोग हटा भी दें तो ज्यादा कार्य या ज्यादा फर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहीं पड़े। इस वजह से जो है अभी मैंने आपको एक तो लक्ष्मी का उदाहरण बताया और एक भूस्वामी सुखराम का जो है उदाहरण बता दिया। ये सारी चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब जो है होता है, ये जो है अल्प बेरोजगारी में है। इन्हें हटा भी दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान जो है रहते हैं, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लक्ष्मी का उदाहरण तो हमने देख ही लिया। भारत में लक्ष्मी की तरह जो है कई सारे किसान हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दे, कि भाई उन्हें क्या मिल रहा है, समुचित रोजगार मिल जाएगा, उपलब्ध करा देंगे, तो क्या होगा, तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भी क्या होगा कि जो कृषि उत्पादन होगा उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार प्रदान करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि होगी। क्या होगा कि अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार के कुल आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। रोजगार करेंगे तो क्या होगा, लोगों की आय वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। अब अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। क्या हो सकती है, ये दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियमित श्रमिक है। आप जानते हैं शहरों में जो है सेवा क्षेत्र के रूप में कई सारे श्रमिक काम करते हैं, अनियत, कहीं भी निकाला जा सकता है। तो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं वे सब। वे प्लम्बर का काम शहरों में, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करते हैं, और अन्य लोग
सुविधाजनक विषम काम करते हैं, असुविधाजनक जो है कुछ अलग काम भी करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीजें बेचते हुए देखते। इसका कारण क्या है कि भाई ज्यादातर लोगों को काम नहीं मिल पाता है इस वजह से ऐसा करते हैं। जहां वे पूरा दिन बिता देते परंतु कम कमा पाते तो है काम, मगर पूरा दिन बिता दिया मगर फिर भी ज्यादा काम नहीं मिला। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। वे नहीं करना चाहते मगर उनको काम नहीं मिल रहा, ये बहुत कम कमा पा रहे इसलिए उन्हें करना पड़ रहा है। विचार चाहे तो आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे। अतिरिक्त बेरोजगार या रोजगार का सृजन कैसे होता है। बेरोजगार नहीं, रोजगार का सृजन हमें करना है। वो कौन सा? अतिरिक्त। इन सब चीजों के अलावा हमने क्या किया, बेरोजगारी की बात तो कर ली। अब रोजगार का सृजन करना है अतिरिक्त, तो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। उपरोक्त चर्चा करी हमने अभी लक्ष्मी की और उसके भूस्वामी सुखाराम की कृषि में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई हमने देखा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि वे कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीकों को क्या करेंगे देखेंगे। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है। क्या कर सकती है? कुछ मुद्रा जो है व्यय कर सकती है सरकार, या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तो आप कहेंगे कि भाई भूमि वगैरह या कुछ करना है तो क्या होगा, बैंक वगैरह से ऋण वगैरह ले लेना चाहिए, मगर आखिर में ऋण तो चुकाना होता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं भी उपजा पाएगी। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में तक रोजगार प्रदान कर सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों में सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया गया या किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है, तो उससे कितनों का फायदा होगा आप सोच सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो सके और अल्प बेरोजगारी की समस्या जो है अपने आप कम हो जाएगी कि भाई लोगों को निकालने से अच्छा उनके लिए कोई अवसर वहां पर खड़े कर दो, तो उससे जो है क्या होगा, अल्प बेरोजगारी कम होगी। जिसे यहाँ पे देखिए महिलाएं काम कर रही हैं। अब हमें ये तो पता लग गया, अब हम एक और चीज मानेंगे। क्या मानेंगे? चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। अब हम मान लेंगे कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। लक्ष्मी और जो दूसरे किसान है वो क्या करते हैं, पहले की तुलना में ज्यादा अधिक उत्पादन करते हैं। तो अगर इस तरह से कार्य करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह मिल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए लक्ष्मी और दूसरे किसान जो है अब पहले की तुलना में क्या कर पा रहे हैं, अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा चीजें हैं, ज्यादा वर्कफोर्स है। और इतना ही नहीं, अब तो ज्यादा लोग भी आ गए हैं, रोजगार भी मिलने लग गया उनको और पैसे भी आ चुके हैं, तो उन्होंने जो है ज्यादा अधिक उत्पादन कर लिया। अब उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी आवश्यकता होगी कि भाई उत्पादन का लक्ष्य क्या है, बेचना। तो इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है कि भाई वहां ज्यादा दाम मिलेंगे, इसलिए वहां ले जाने की आवश्यकता होगी। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। अगर सरकार कुछ खर्चा करेगी तो उससे आखिरकार सरकार को ही बाद में फायदा होगा। तो इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता है, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो बहुत सारे रोजगार जो है जब उत्पादन बढ़ता है और सरकार थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करती है तो होने का यहाँ पर संभावना आप देख सकते हैं कि बनती ही है।
होगा और साथ में लक्ष्मी और दूसरे किसानों को भी फायदा होगा, उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये सारी चीजें जो है हो सकती है अगर उनका उत्पादन वगैरह इस तरह से बढ़ेगा। सॉरी, तो इस तरह की चीजें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर हो सकती है। तो आज का थोड़ा मौसम ऐसा ही है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, वो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। चलिए, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि अगर सरकार कुछ इन्वेस्ट करती है तो उससे जो है किसको फायदा होता है, आखिरकार जनता को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार मिलेगा और उनकी समस्याएं भी हल होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कई सारी चीजें सुधरेगी। अब लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं, उसे सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उसे कई सारी चीजें चाहिए, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। खेती करने के लिए उसे बीज चाहिए, उर्वरक चाहिए, कृषिगत उपकरण चाहिए, पानी निकालने के लिए पंप सेट चाहिए। ये सारी चीजें जो है लक्ष्मी को चाहिए। अब एक निर्धन किसान होने के कारण लक्ष्मी जो है सभी चीजों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकारों से पैसा उधार लेना होगा और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ेगा, जो वो मुमकिन नहीं है। यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता है तो वह इन सभी चीजों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने के सक्षम। अगर बैंक उन्हें दे देगा तो ठीक है, वरना साहूकार जो है उच्च दर पर देगा, जो वो नहीं पूरा कर पाएगी। तात्पर्य यह है इन सारी चीजों का कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख की भी प्रदान करना चाहिए हमें, क्योंकि उनकी भी उन्हें क्या होती है, जरूरत होती है। हम अध्याय 4 मुद्रा एवं साख में कुछ आवश्यकताओं का क्या कर चुके हैं भाई, अध्ययन भी कर चुके हैं। और हम आगे अगर देखें तो हम एक अन्य तरीके से इन समस्याओं या इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना। एक तो क्या करना, उनकी पहचान करना, और दूसरी बात उनको बढ़ावा देना। अब जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान जो है अरहर, मटर वगैरह, दलहन वगैरह ये सारी चीजें जो है उपजाने का निर्णय लेते हैं। अब इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना है। एक ऐसी ही उदाहरण है जो है दाल मिल वगैरह बनाई जाती है ताकि ये सारी चीजें जो है वहां पर बेची जा सके। ये सब जो है वहां पे होता है। अब शीत भंडारण गृहों के क्या है, खुलने से किसानों को क्या मिला है, एक अवसर मिला है कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिलने पर बेच भी सके। ये सारी चीजें जो है वो कर सके। इस वजह से ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरत हमें देखती है, इन सब की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में शहद संग्रह केंद्रों की शुरुआत भी कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा, शहद इकट्ठा करे जाएंगे और फिर उनको बेचा जाएगा। जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके, सब्जियां, वंशीगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके, वो सब भी वे कर सकते हैं। तो एक चीज को अलग अलग चीजें करके वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं, जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना जो है की जा सकती है वहां पर। अब यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से कामकाज जो है किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है कि अध्यापक वगैरह ये सारी की सारी जो योजनाएं वगैरह है, इनके बारे में अब हमें जानना है। उसके बाद संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन भी हमें देखना है। ये सारी चीजें हैं, यहाँ तक हमने देख ली है। उसके बाद जो ये बाकी चीजें हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।